सीज फायर एक ऐसा शब्द या फिर यूं कह ले एक ऐसा वर्ड जो सिर्फ कागजी शेर बनकर रह गया है। डोनाल्ड ट्रंप आए दिन सीज फायर को लेकर बड़े बड़े बयान देते हैं कि हाल ही में ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर दोनों ही देशों के बीच में सीज फायर होने वाला है। लेकिन जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप आए दिन ईरान के मिलिट्री साइट्स पर मिसाइलें दाग रहे हैं, उससे ये समझ नहीं आ रहा है आखिर डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है। कभी उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करना है, कभी उनको परमाणु चाहिए, परमाणु साइट्स चाहिए, उन पर उनको अपना कब्जा करना है। और जिस हिसाब से बाकी के देश जो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, अब देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि क्या ये युद्ध यही रुकता है या फिर ये जंग ऐसे ही सुलगती रहेगी। आज हम अपने इस खास शो में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वो रूम और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। आइए जान लेते हैं शिखा और भावना से आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने यानी कि ईरान के मिलिट्री साइट्स पर मिसाइलें क्यों दागी हैं सीज फायर बोलने के बाद। देखिए, कुछ कहना चाहती हैं? बिल्कुल, कुछ मुझे लग ही रहा था आप कुछ कहना। क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये जंग जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो इशिका सवाल बहुत सारे हमारे भी मन में है, मुझे लगता है हमारी जनता के भी मन में होंगे और आपके भी मन में होंगे। तो मैंने अपना सवाल पहले रखने की कोशिश करी और अपनी बातें पहले बोलने की कोशिश करी। तो देखिए, तनाव जो है वो अपने चरम पर है। कहीं ना कहीं सीज फायर मुझे लगता है एक जंग का एक उन्होंने टर्म बना दिया है अमेरिका और ईरान ने। जिस तरीके से बार बार ये कहा जाता है, बार बार वार्ताएं होती हैं, बार बार वार्ता की मेज पर दोनों देश आते हैं, लेकिन वार्ता मतलब समझौता होने का नाम नहीं ले रहा। जिस तरीके से अभी ईरान ने अमेरिका के जहाजों पर हमला किया और उसके बाद जिस तरीके से अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई दी और यूएस की मिलिट्री बेस पर हमला कर दिया गया, इससे काफी कुछ जाहिर हो जाता है शिका। इससे काफी कुछ लग रहा है कि दोनों ही देश जंग को खत्म करने के मूड में नहीं है। अब वो ये नहीं समझ रहे हैं कि इससे नुकसान सिर्फ दो देशों का नहीं हो रहा बल्कि पूरी दुनिया को हो रहा है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा रही है। कहीं ना कहीं सबको इसका इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि देखिए हॉर्मुज जो है वो सबसे मेन उसको कहा जाता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे मेन एक खाड़ी है, नस है, जहां से जो है तेल जाता है, आवन जावन चलता है तेल का। और ट्रंप ये दावे भी कर रहे थे, अभी हाल ही में सीज फायर के बाद ट्रंप ये दावे भी कर रहे थे कि कितने जहाज जो है वो पास हो चुके हैं वहां से और कितना कुछ हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से अब हमले हुए, तो कहीं ना कहीं वो पानी फिरता दिख रहा है, वो सीज फायर पे पानी फिरता दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि दोनों ही देश जो है, मैं किसी की साइड नहीं लूंगी या मैं किसी का नहीं कहूंगी कि हाँ ईरान बहुत सही है या अमेरिका बहुत सही है, लेकिन जिस तरीके से हमले हो रहे हैं वहां से दोनों ही देश अपने उस पर बाज नहीं आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये युद्ध रोकना ही नहीं चाह रहे हैं। या तो ट्रंप अपना दबदबा बनाना चाह रहे हैं, ट्रंप अपनी बात रखना चाह रहे हैं और ईरान उसको मानने के लिए मतलब बिल्कुल नीचे झुकने को तैयार नहीं है। तो ईरान झुकेगा नहीं, ट्रंप दबाव बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये युद्ध सॉल्व हो ही नहीं सकता है शिका। बिल्कुल भावना, क्योंकि अभी देखा जाए ना तो अभी क्या चल रहा था, अभी स्विट्जरलैंड में शांति वार्ता चल रही थी, यू कह लीजिए कि ढोंग चल रहा था। दोनों देशों के प्रतिनिधि स्विट्जरलैंड में बैठे थे, अमेरिका के प्रतिनिधि भी थे, साथ ही वहां पर बात करें ईरान के प्रतिनिधि भी थे। जेडी वेंस अभी कुछ ही समय पहले पहुंचे थे, साथ ही शहबाज शरीफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी वहां पर पहुंचे थे। हालांकि पाकिस्तान खुद जंग में फंसा हुआ है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान निकल नहीं पा रहा है, डुरंड लाइन को लेकर अभी भी वहां पर बवाल मचा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहां पर जाते हैं, आसिम मुनीर वहां पर जाते हैं, ईरान के मंत्री अब्बास अराक्ची भी उस वार्ता में पहुंचते हैं और वहां पर क्या बात होती है कि हम पीस करेंगे, हम बात करेंगे। दो चरणों में जो है बातचीत जो है ये होनी थी। अभी 28 से 29 जून को जो है फिर से बातचीत होगी, लेकिन इससे पहले ये जो हमले किए गए हैं, अभी ईरान ने कमर्शियल जहाज पर हमला किया, अमेरिका ने क्या कहा कि आप इतने दिनों से चल रहा जो ये युद्ध विराम था उसको ईरान ने तोड़ दिया, जिसकी जवाबी कार्रवाई अमेरिका ने ईरान के ड्रोन और मिसाइल ठिकानों पर हमला करके दी। यानी पहले ईरान ने हमला किया, फिर अमेरिका ने जवाबी हमला किया, फिर ईरान ने अमेरिकी बेसों को निशाना बनाया जो मिडिल ईस्ट में थे। हालांकि आपको यह भी बता दें कि ईरान ने अभी तक उनके नाम जो है नहीं बताए हैं उन अमेरिकी बेसों के जहां पर ईरान ने हमला किया है। तो यानी एक तरफ तो अमेरिका और ईरान मिलकर युद्ध विराम की बात करते हैं, स्विट्जरलैंड में जो है शांति वार्ता हो रही है, तमाम देशों के आला ओहदेदार वहां पर पहुंच रहे हैं, कतर के प्रिंस भी वहां पर पहुंच गए हैं, ठीक है, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भी पहुंच गए हैं, जेडी वेंस पहुंचे थे, अब्बास अराक्ची पहुंचे थे, ईरानी प्रतिनिधि मंडल भी वहां पर पहुंचे थे। यानी स्विट्जरलैंड में
बड़े से बड़े नेता तो पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या आप पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को वहां का हिस्सा मानते हैं? क्या आपको लगता है कि उनका आना वैलिड था वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल, जो खुद अपने देश को एक युद्ध से बाहर नहीं निकाल पा रहे, जिनके देश में खुद बगावत के सुर है, पीओके में हो, बलूचिस्तान में हो, डुरंड लाइन के पास हो, वो दूसरों के लिए मध्यस्थता करा रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, पाकिस्तान की आवाम भी यही कह रही है कि पहले भैया अपने घर को तो संभाल लो, तब जाके बताइए। घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बुनाने। हाँ, यानी वही वाली बात यहाँ पर पाकिस्तान पर ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि अपने घर की लड़ाई संभल नहीं रही है और दूसरों की मध्यस्थता कराने चले। और देखिए, जब आप यहाँ पर क्या करते हैं वो कि मध्यस्थता हो गई, बातचीत हो गई, फिर आते हैं ट्वीट। अब मुझे लगता है ना पाकिस्तान ने भी ना अमेरिका वाली चाल पकड़ ली कि जैसे ही कुछ हो ट्वीट करो, जैसे ही कुछ हो ट्वीट करो, बढ़ा चढ़ा के ट्वीट करते हैं कि ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में जो है मध्यस्थता हो गई है, अब 60 दिनों का समय मिला है, अब जो होना है 60 दिनों में होगा। आप अपने देश के लिए ट्वीट नहीं करते, आप ये नहीं बताते बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, आप ये नहीं बताते पीओके में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। जब आप सिर्फ पीओके पे सवाल पूछते हैं तो आप उसका सारा का सारा जो भी ठीक रहा है वो आप भारत को लेकर, आप भारत का नाम जपना शुरू कर देते हैं। आतंकवाद पे जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप ही के मंत्री भागना शुरू कर देते हैं। जब ख्वाजा आसिफ यूएन में बैठकर बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, इंडस वाटर पे लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर बड़े बड़े बयान दे रहे थे, भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, और जब इन्हीं ख्वाजा आसिफ से आतंकवाद पर सवाल पूछा गया, कहा गया कि आतंकवाद को लेकर क्या है, तो यही ख्वाजा आसिफ वहां से उन सवालों से बचते नजर आए, भागते नजर आए। तो ये तो पाकिस्तान की असलियत है कि जब उसी के सारी चीजों पे उसकी जितनी भी ढोंगपना वो करता है, दोगलापना वो करता है, जब उन पे सवाल पूछा जाता है तो पाकिस्तान हमेशा वहां से भागता नजर आता है। अब बात करें अगर ईरान और अमेरिका की, तो ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच में बातचीत हो रही है। कतर मध्यस्थ बन के बहुत पहले से है, पाकिस्तान बीच में आया, पाकिस्तान को बहुत दुनिया को ये दिखाने का शौक था कि नहीं हम तो पीस मेकर हैं, हम तो डील मेकर हैं। अरे आप खुद तो आतंकवाद को पनाह देते हैं, दुनिया भर में आप आतंकवाद फैलाते हैं और फिर आप पीस की बातें करते हैं। यानी अपने देश का युद्ध नहीं सुलझ रहा है, लेकिन दूसरों के में टांग अड़ानी है, और अड़ा तो रहे हैं साथ साथ ट्वीट भी कर रहे हैं कि हमने तो सब ठीक कर दिया है। देखिए, पूरी शिका की बात देखिए, हम ना, मेरे को ऐसा लगता है कि ईरान अमेरिका तो ठीक है, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है ना, वहाँ बड़ास अपने आप निकल जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें कुछ ऐसी रही हैं। जैसे कि अब आप इमरान खान को ही लीजिए, कहाँ है वो, किस हाल में है, ये अपनी जनता को कौन बताएगा। रोटी खाने के लिए अन्न नहीं है, गेहूं नहीं है, पानी पीने का नहीं है, इंडस वाटर ट्रीटी की भीख मांगी जा रही है हिंदुस्तान से, लेकिन वो सरदार बनने में पीछे नहीं हटते। वो जिस तरीके से सरदार बनकर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ घूम रहे हैं, अपने सर पे पगड़ी लिए घूम रहे हैं कि हम ईरान अमेरिका का मुद्दा सुलझा रहे हैं, हम इस डील को करवा के रहेंगे। सुलझा क्या? सुलझा नहीं और ना ही सुलझेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात को जो है पतंगड़ बनाना अच्छी तरीके से जानते हैं और अपने आप को सरदार बनाने से कभी पीछे नहीं हटते। जिस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि मैं जब से इस मीटिंग में आया हूं तब से कहीं ना कहीं सुधार हो रहा है, कहाँ है वो सुधार, कहाँ है? अगर इतना ही सुधार हो रहा है तो शहबाज शरीफ अपने देश में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल, ये सवाल उठाना लाजमी है और हम नहीं उठा रहे हैं, ये पाकिस्तान की जनता भी कह रही है, पीओके में मौजूद लोग भी कह रहे हैं, बलूचिस्तान के लोग भी कह रहे हैं, खुद पाकिस्तानी आवाम भी ये कह रही है। चले पाकिस्तान को तो साइड रखते हैं, साइड कैरेक्टर है पाकिस्तान, मेन कैरेक्टर है भी नहीं पाकिस्तान। अगर मेन कैरेक्टर की बात करें, ईरान, अमेरिका और इजराइल, इन तीनों के बीच में जो ये युद्ध चल रहा है, 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने ताबड़तोड़ ईरान पर हमला किया, तेहरान पर हमला किया, अली खामनेई मारे गए, आईआरजीसी उठकर आया, अब्बास अराक्ची लगातार सुर्खियों में रहे, बातचीत को लेकर तमाम तरीके की बातें हुई। फ्रांस में जब G7 शिखर सम्मेलन चल रहा था तब डोनाल्ड ट्रंप ने डिजिटली साइन किए, इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनके साइड में बैठ के साइन किए, मसूद पेजेशिकियान ने भी साइन किए, वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। लेकिन अब क्या हो रहा है यहाँ पर? अभी हाल ही में भावना ने एक सवाल कहा था शहबाज शरीफ को लेकर। शहबाज शरीफ अपने मुल्क पर क्यों ही ध्यान देंगे जब देखा जाए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस यानी कि विदेशी मंचों पर जाकर पाकिस्तान की मतलब इतनी तारीफें कर रहे हैं, तारीफों के पुल बांध रहे हैं, तो पाकिस्तान को क्या ही जरूरत है जब उनको इतनी अच्छी देश का सपोर्ट मिल रहा है। अगर बात की जाए भीख में पैसा मिल रहा है,
कटोरे में सिक्के मिल रहे हों जब एक भिखारी देश को, तो कहाँ वो पीछे हटने में बाज आएगा, कहाँ वो अपने देश की भलाई देखेगा। वो तो अपनी वहां पर भलाई देखेगा और अपना भला देखेगा इशिका, और वो यही सब देख रहा है और वो यही सब चीजों से जो है शाना बन रहा है। एक वर्ड होता है शाना बन रहा है, वो वही बन रहा है पाकिस्तान। उसको अपनी आवाम की टेंशन नहीं है, उसको ये टेंशन है कि मैं मध्यस्थता के रूप में जो पेश हो रहा हूँ ना, वो कहीं पीछे ना हट जाऊं और मेरी कहीं जो इज्जत बन रही है वो पीछे ना हट जाए। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब सिर्फ हो रहा है ट्रंप साहब की वजह से, क्योंकि ट्रंप साहब को जी हजूर करने वाले 3-4 गार्ड चाहिए, जिसमें से एक पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान भी वो भूमिका जो है गार्ड की एकदम भली भांति कहते हैं ना, वह उस तरीके से निभा रहा है। और अगर अब ईरान के मुद्दे पर आए और अमेरिका ईरान की युद्ध के बीच में आए, तो जिस तरीके से सपोर्ट मिल रही है पाकिस्तान की अमेरिका को, जिस तरीके से जी हजूरी और सॉल्यूट मार रहा है, तो मेरे को लगता है कि कहीं ना इससे अमेरिका को लगता है कि वो सुपर पावर है, और इस तरीके से इस चीज से उसे लगता है कि वो सुपर पावर है और वो कुछ भी कर सकता है और कोई देश उसे कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा नाकारा देश है कि उसके पास करने को कुछ है नहीं और वो जी हजूरी में लगा है। तो इस वजह से अमेरिका अपने आप को सुपर पावर समझता है और वो ईरान पर हमले करता है। लेकिन ईरान ने यहाँ पर अपनी पर्सनैलिटी जिस तरीके से इशिका चेंज करी है, और उसने ये बताया है कि हाँ, हम नहीं झुकेंगे, हम पाकिस्तान नहीं है, भले से ही हम इस्लामिक देश जरूर है लेकिन हम पाकिस्तान नहीं है। बिल्कुल भावना और इशिका, यहाँ पर देखने वाली बात यही है कि अमेरिका ने सोचकर हमला ये किया होगा कि वो वेनेजुएला की तरह सेम ईरान को भी झुका देगा, अपने घुटने पे टिका देगा। लेकिन यहाँ पर चीजें जस्ट अपोजिट नजर आ रही हैं। यहाँ पर नजर आ रहा है कि अमेरिका कुछ दिनों में घुटने टेक देगा ईरान के सामने। तो क्या कुछ लग रहा है, मतलब क्या कुछ होने वाला है? देखिए, घुटने टेकने वाली अगर हम बात करें तो अमेरिका भी कोई दूध का धुला तो है नहीं, ईरान भी कोई दूध का धुला है नहीं। जब वेनेजुएला की बात आती है तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका उठा ले गया। वेनेजुएला पर तमाम तरीके के आरोप अमेरिका की तरफ से लगाए गए थे, सेम ईरान पर लगाए गए थे। वेनेजुएला पे ड्रग्स का लगा तो यहाँ पर न्यूक्लियर और प्रॉक्सी को सपोर्ट करने का लगा। साथ ही यहाँ पर जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई तो अली खामनेई, यहाँ के सुप्रीम लीडर ईरान के, मारे गए। तो इजराइल और अमेरिका को लगा कि अब जो है रिजीम चेंज वहां पर हो जाएगी। लेकिन फिर जो है ईरान की तरफ से ये कहा गया कि अली खामनेई के बाद उनके बेटे मोस्तफा खामनेई जो है वो सत्ता में आ गए हैं, और IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो है वो लगातार सारे हमलों को अंजाम दे रही थी। अब हॉर्मुज की बात कर लेते हैं। हॉर्मुज वो रास्ता जहां पर ईरान ने पूरी तरीके से वहां पर ब्लॉकेड लगाई हुई है। ओमान के रास्ते से अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड लगा रखी है। जब स्विट्जरलैंड में पहले दौर की वार्ता हुई, JD वेंस जब वहां पर पहुंचे, तमाम आला ओहदेदार पहुंचे, तो ये बात सामने आई कि हॉर्मुज को पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा। ईरान ने 60 दिन का समय मांगा कि जो माइंस ईरान ने वहां पर बिछा रखी थी, जानलेवा माइंस, उनको हटाने के लिए समय चाहिए होगा। ठीक है, फिर ये वाली बात हुई। इससे भी दोनों पक्ष जो है वो अग्री कर गए कि ठीक है, चलिए आपको 60 दिन का समय दिया जाता है, 60 दिन के अंदर सारी चीजें आपको करनी होगी। यानी अमेरिका नेवल ब्लॉकेड हटाएगा, प्रतिबंध हटाएगा, साथ ही ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों को देगा। 300 अरब डॉलर देने की बात अमेरिका की तरफ से की गई। सवाल यह भी उठता है कि 300 अरब डॉलर कहां से देगा। अब इतने में यह सवाल उठाई था, एक बयान और डोनाल्ड ट्रंप का आ गया कि जो पैसा ईरान को अमेरिका देगा उससे ईरान अमेरिकी किसानों से मक्का, सोयाबीन और गेहूं खरीदेगा। अब जरा डोनाल्ड ट्रंप से कोई यह भी सवाल पूछे कि पैसा ईरान का, प्रतिबंधित सारी चीजें ईरान की, सब कुछ ईरान का, तो फिर अगर आप ईरान को वो पैसा दे ही रहे हैं तो अपने किसानों के, इसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपना भला देख लिया है। और चलो यहीं पे डोनाल्ड ट्रंप नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ये पैसा हम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि ईरान अपनी वो अपने न्यूक्लियर उसको बना ले या ये कर ले, ये पैसा हम इसलिए दे रहे हैं ताकि अमेरिकी किसानों का भला हो सके। और एक बात अमेरिका का एक बात और बोली ट्रंप साहब ने, देखिए कितने अपने आप को शाने कितने बनते हैं ट्रंप साहब। उन्होंने ये भी बोला कि ईरान के पास खाने के लिए खाना नहीं था, इस चक्कर में हम गेहूं, सोयाबीन उसे ये कह रहे हैं कि अमेरिका से खरीदे, इससे अमेरिका का भी भला होगा लेकिन ईरान का भी होगा। लेकिन आप ये तो समझिए कि पैसा जिसका है वो उसकी मर्जी है कि वो किस पे खर्च करना चाहता है, किस पर नहीं। आप बीक का पैसा नहीं दे रहे हो, आप ईरान के हक का पैसा उसे दे रहे हो। तो आप अगर किसी के हक का पैसा दे रहे हो तो आप
अमेरिका कोई नहीं होता, ट्रम्प साहब कोई नहीं होते यशिका कि वो ये बताएं कि आप अमेरिका के किसानों से गेहूं खरीदे, सोयाबीन खरीदे। इसको लेकर उन्होंने बोल भी दिया है, ईरान ने कह भी दिया है इसको लेकर कि आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, आप पैसा दे रहे हो, हमारा प्रतिबंधित पैसा है, आप इसका क्या करोगे। ठीक है, दूसरी बात ईरान ने साफ करा कि आप पैसा दे रहे हो, हमारा फ्रीज किया हुआ पैसा, कोई भीख आपसे नहीं मांगी जा रही है, हमारा पैसा मांगा जा रहा है, हम जो चाहे जिससे चाहे उससे खरीदे। हम आप कोई नहीं होते हैं कहने वाले कि आप अमेरिका से गेहूं खरीदो, आप अमेरिका से सोयाबीन खरीदो। बिल्कुल जो है अमेरिका ने चीन के साथ करी थी। बिल्कुल शिका, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि आखिर अमेरिका, इजराइल और लेबनान के बीच में ऐसी वो कौन सी डील हुई और वो कब तक टिक पाएगी जिसको हिजबुल्लाह ने मना कर दिया है। देखिए तान्या, लगातार अमेरिका इजराइल के रिश्तों को लेकर भी अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही हैं। ये वो दो देश हैं जो अभी तक बेस्ट फ्रेंड जो है खेल रहे थे, दुनिया को ये दिखा रहे थे कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो इजराइल करेगा अमेरिका उसके साथ होगा, अमेरिका जो करेगा इजराइल उसके साथ होगा। लगातार अमेरिका और इजराइल की दोस्ती जो है वो दुनिया देख रही थी, लेकिन लेबनान और इजराइल को लेकर जो डील हुई है, इससे हिजबुल्लाह जो है वो लगातार यहाँ पर चीजें करता नजर आ रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान में लगातार एक्टिव है और इजराइल जो है वो ये साफ कहता है कि हिजबुल्लाह से उसे बहुत बड़ा खतरा है। यानी हिजबुल्लाह वो आतंकवादी संगठन है जो इजराइल की संप्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसे हिजबुल्लाह को ईरान जो है वो सपोर्ट करता है। लेकिन ईरान का क्या तर्क है? ईरान कहता है कि हिजबुल्लाह एक वो है, मिलिटेंट ग्रुप है, यानी कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, मिलिटेंट ग्रुप है, जिसको लेकर ईरान जो है वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है। अच्छा, अब ये बात तो रही इजराइल की, तो इजराइल ने तो कह दिया। दूसरी तरफ लेबनान के मोर्चे पर ना लगातार भावना देखा जाए तो लगातार लेबनान के मोर्चे पर हिंसा भड़क रही है, क्योंकि ईरान लेबनान को शामिल करना चाहता है। ईरान चाहता है कि लगातार लेबनान और ईरान पर जो हमले हो रहे हैं वो इजराइल रोक दे, लेकिन इजराइल यहाँ पर साफ कह रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि जब तक मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हूं तब तक इजराइल को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, ये हमले नहीं रोके जाएंगे, क्योंकि आप इजराइल को झुका नहीं सकते। फिर जेडी वैंस साहब आकर कह रहे हैं कि इजराइल को तो शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका इकलौता ऐसा देश है जो इजराइल की मदद कर रहा है और इजराइल को जितने भी डिफेंस वेपन्स जा रहे हैं वो अमेरिकी करदाताओं के पैसों से जा रहे हैं, यानी अमेरिका में जो टैक्स पे कर रहे हैं उनके पैसों से जो वेपन्स है इजराइल को जा रहे हैं। जेडी वैंस ने यहाँ पर जो है एहसान भी इजराइल को जता दिया है, जो नेतन्याहू को कहीं ना कहीं खटक भी गया है, क्योंकि इजराइल जो है वो लगातार ये चाहता है कि ये युद्ध ना रुके, क्योंकि वो जानता है कि अगर एक बारी को ये युद्ध रुक भी गया, चलिए सारी बात हो गई, सारी बातें ईरान ने मान ली, तमाम चीजें हो गई, लेकिन वो हिजबुल्लाह, हमास, हूती इन संगठनों से बखूबी वाकिफ है। वो जानता है कि ये संगठन नहीं रुकेंगे और ईरान इनको सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ईरान तो खाड़ी में अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता है। लेकिन भावना, अब चीजें पलट गई हैं। अब तक ये बात थी, लेकिन अब चीजें पलट गई हैं, क्योंकि ये जो हमला कल हुआ है, ईरान का हमला करना, अमेरिका का पलटवार करना, फिर से ईरान का हमला करना, यहां पर चीजें पलट गई हैं, क्योंकि ये वही चीज हो गई जो नेतन्याहू चाहते थे। क्या? कि ये लड़ाई कभी ना रुके, अमेरिका पीछे ना हटे, ईरान और अमेरिका के बीच में पीस डील ना हो। तो अब कहना मुश्किल है कि क्या होगा। इशिका, देखिए बात तो आपकी सही है, क्योंकि जिस तरीके से अब इजरायली पीएम ने भी जिस तरीके से दूरी बनाई है अब अमेरिका से, और उन्होंने ये बोल दिया है कि इजराइल के जो मुद्दे हैं वो इजराइल अपने आप देख लेगा, हम दो संप्रभु देश हैं अमेरिका और इजराइल, हम अपने डिसीजन अपने आप लेते हैं, ना कि किसी पे डिपेंड रहते हैं। क्योंकि अब तक ये बातें कही जा रही थी कि इजराइल जो है सिर्फ अमेरिका की बात मानता है और अमेरिका के डिसीजंस पर डिपेंड करता है, यानी वो सिर्फ ट्रम्प की कठपुतली है और ट्रम्प के कहने पर चलते हैं। लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने ये बोला कि नहीं, हम अपना संप्रभु देश है, हम अपने डिसीजन अपने आप लेते हैं, हम अपने देश का हित करना वो जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमले हुए हाल ही में, और एक तरफ देखिए, एक तरफ ट्रम्प कह रहे थे कि इजराइल को रोक रहे थे वो कि आप हमले मत कीजिए क्योंकि यहाँ पर सीज फायर की डील चल रही है, हमारी पीस डील चल रही है। और जिस तरीके से अभी दोनों ने आपस में हमले किए, दोबारा से हाल ही में अगर बात करें तो कल ही दोबारा हमला किया गया है। पहले ईरान ने किया, फिर उसका पलटवार अमेरिका ने किया, फिर ईरान ने वहां पे हमला किया, तो नुकसान यहाँ पे खाड़ी देशों को भी हो रहा है। और ट्रम्प ये बात जान रहे थे कि
देखिए ट्रम्प ये बात जानते हैं कि खाड़ी देशों को नुकसान हो रहा है और एक तरफ वो इजराइल को मना कर रहे हैं, लेकिन अगर वो मना कर रहे हैं तो खुद क्यों हमले कर रहे हैं? अगर हमला हुआ भी था तो वो इस सीज फायर पर कुछ ट्रम्प के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते थे, उन्हें कुछ पनिशमेंट दे सकते थे, लेकिन ट्रम्प ने सुपर पावर होकर भी वही करा जो एक नादान करता है। सुपर पावर बनने का मतलब ही यही होता है इशिका, मेरे हिसाब से, कि अगर आप सुपर पावर हो तो अगर आप इतने डिसीजन मेकर होने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। सुपर पावर सिर्फ बोलने से सुपर पावर नहीं बनता। मेरे को ये कहीं ना कहीं बात खड़की। और अगर ट्रम्प सुपर पावर बन रहे हैं तो उनको सबका भला देखना चाहिए। खाड़ी देशों का क्या, उन खाड़ी देशों का क्या जिस पर हमले हो रहे हैं और यूएस के एयरबेस जहां पर हैं और वहां पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। ईरान तो सिर्फ हमले कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से खाड़ी में हमले हो रहे हैं वहां पे यूएस की एयरबेस तो जा ही रहे हैं, लेकिन खाड़ी के देशों को भी तो नुकसान हो रहा है। वो कहीं ना कहीं ट्रम्प देख ही नहीं रहे हैं। ट्रम्प को सिर्फ ये है कि अच्छा, जैसे होता है ना इशिका बचपन में कि अच्छा मेरे भाई बहन ने मुझे मारा तो मैं भी मार के ही बदला लूंगा, मैं मम्मी से कंप्लेंट नहीं करूंगा, मैं भी मार के ही बदला लूंगा। वही सेम जो है ट्रम्प का पैटर्न है कि अच्छा अगर ईरान ने हमला किया तो हम भी कहते हैं ना वो फाइट बैक, वैसा ही कुछ जो है कर रहे हैं ट्रम्प। बिल्कुल भावना, जैसे कि आपने आज इस वॉर रूम में जाना कि कैसे क्या कुछ सिचुएशन बनी हुई है ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर, और उस बीच में जो बाकी के तमाम देशों के बड़े बड़े नेता हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की बात कर लें, पाकिस्तान की प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बात कर लें, मार्को रूबियो की बात कर लें, विदेश मंत्री अमेरिका के, यानी कि तमाम ऐसे नेता हैं जो इस युद्ध को रुकवाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट हर मिनट हर सेकंड में बदल दे रहे हैं, वो इस युद्ध को थमने नहीं दे रहे हैं। तो अब सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई है जो अमेरिका ने ईरान के मिलिट्री बेसिस पर अटैक किया है, मिसाइलें दागी, उसके बाद ईरान की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है, ईरान क्या कुछ एक्शन लेगा, उस पर हर कोई यही देखने के लिए दो टुकी अपनी लगाए हुए बैठा है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देखते रहिए हमारा एक खास शो वॉर रूम। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।